हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम बात करेंगे मंथली कंपाइलेशन के नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में आज हमें डिस्कशन करना है सम जीआई टैग्स जो अप्रैल मंथ में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। नेक्स्ट हमें बात करना है नेशनल न्यूज़ के बारे में और फिर कुछ गवर्नमेंट स्कीम जो इस पर्टिकुलर मंथ में न्यूज़ में थी उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को सारा लास्ट तक देखिएगा आप। लास्ट में एक क्वेश्चन भी है जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी, तो आप सिंपली सर्च कीजिएगा मेरा टेलीग्राम पूजा जैन CA 247। ठीक है, तो आपको मेरे टेलीग्राम से आज के क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके पहले जो भी मैं वीडियो लेती हूँ YT पर, डेली करंट अफेयर्स है या वीकली करंट अफेयर्स है, तो वो सारी वीडियोस भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। एंड यहाँ पर डालती हूँ एक नोट क्या है, एक सजेशन है बेसिकली कि आप अप्रैल मंथ के 100 MCQ जरूर देखिएगा आने वाले एग्जाम के लिए। और मैंने नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये जो 5 मंथ्स है ना, उसके भी टॉप 100 MCQ रेडी कर ली है। जैसे मंथली कंपाइलेशन होता है उनको भी कर दूंगी, जिससे आपका ये नवंबर से लेकर अप्रैल तक का टॉप 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो अभी जिनका पेपर होने वाला है जून जुलाई में, सो उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और आपको तो पता है कि आपको 1 ईयर का करंट अफेयर्स करना है और जो लास्ट 6 मंथ होते हैं वहां का वेटेज अगर आप देखोगे तो लगभग 60 to 65% जो वेटेज है ये लास्ट 6 मंथ का होता है। तो ये तो हमें बहुत अच्छे से करना ही होते हैं। तो आपको मैं नवंबर से लेकर अप्रैल तक टॉप 100 MCQ दे दूंगी। तो अप्रैल का हो चुका है, रिमेनिंग रेडी है, बस उसको रिकॉर्ड करने की देरी है। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पर मिल जाएगा। डन, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ जीआई टैग जो कि इस पर्टिकुलर मंथ में न्यूज में थे। सबसे पहले बात करेंगे बुंदेलखंड से। बुंदेलखंड मतलब उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। बुंदेलखंड रीजन इन उत्तर प्रदेश has received its first geographical indication tag for a farm produce। यहाँ पर आपको कठिया गेहूं या कठिया व्हीट वैरायटी देखने को मिल रही है। इन्हें जीआई सर्टिफिकेशन रिसेंटली दिया गया है। कठिया गेहूं या कठिया व्हीट इसे बोला जा रहा है। और उत्तर प्रदेश अभी आपको पता है टॉप पर चल रहा है। टोटल यूपी के पास जो जीआई प्रोडक्ट है वो 75 है। और यूपी में भी अगर आप वाराणसी जाएंगे तो वाराणसी के पास सबसे ज्यादा जीआई प्रोडक्ट है। रिसेंटली एक और करंट अफेयर्स हमने न्यूज में देखी थी कि नाबार्ड ने एक असेसमेंट करने के लिए बोला है कि किस तरीके से आपके जो जीआई प्रोडक्ट है वो इवोल्यूट हो रहे हैं। अगर आप किसी प्रोडक्ट को जीआई सर्टिफिकेशन दे रहे हो तो उसकी मार्केट वैल्यू में क्या चेंजेस हो रहे हैं, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में क्या अंतर आ रहा है। तो इन सारी चीजों को असेसमेंट करने के लिए भी यहाँ पर नाबार्ड ने कहा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है त्रिपुरा के कई सारे प्रोडक्ट को रिसेंटली जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया है, जैसे कि त्रिपुरा के पाइनएप्पल्स को दिया गया है। इसके अलावा त्रिपुरा की जो वीमेंस हैं, महिलाएं हैं, वो एक ड्रेस पहनती है, ट्रेडिशनल ड्रेस, जिसको रीशा बोला जाता है। तो रीशा को भी कुछ समय पहले जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया था। अभी हम 2 और नए प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। एक है आपकी स्वीट डिश जिसका नाम क्या है, मातावरी पेड़ा होते हैं ना, तो वो मातावरी पेड़ा आपको देखने को मिलेंगे त्रिपुरा से। इसके अलावा त्रिपुरा का एक और ट्रेडिशनल अटायर है जिसका नाम है रिगनाई पाटसरा। ठीक है, तो इन तीनों प्रोडक्ट को बेसिकली रिसेंटली जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सितार एंड तानपुरा। तो जनरली जो सितार और तानपुरा आपको देखने को मिलते मार्केट में, कई सारे प्रोफेशनल जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने इन सितार और तानपुरा का इस्तेमाल किया है, जो कि महाराष्ट्र के एक मिराज टाउन है, वहां पर इनका काम किया जाता है, कारीगरी वहां पर की जाती है। तो महाराष्ट्र का जो मिराज टाउन है, मिराज टाउन का जो सितार और तानपुरा और इसके जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हें जीआई सर्टिफिकेशन बेसिकली दिया गया है। ठीक है, द स्मॉल टाउन ऑफ मिराज इन द महाराष्ट्र सांगली डिस्ट्रिक्ट इज नोन फॉर इट्स क्राफ्टमैनशिप इन मेकिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट स्पेशली तानपुरा एंड सितार, और इन्हें रिसेंटली जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया है। ये जो मिराज टाउन है उसमें लगभग 450 क्राफ्टमैन रहते हैं, आर्टिस्ट रहते हैं, जो कि तानपुरा और सितार का फॉर्मेशन करते हैं। जब सितार की बात आती है तो आपको कुछ लोगों के नाम पता होने चाहिए। ये आर्ट एंड कल्चर सेगमेंट होता है और एसएससी का वन ऑफ द फेवरेट सेगमेंट होता है जहां से वो क्वेश्चन आपसे पूछता है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन, जैसे कि ये है रविशंकर, इन्हें तो सभी लोग जानते हैं और आप देख सकते हैं रविशंकर जी सितार बजा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा विलायत खान, पंडित निखिल बैनर्जी। ठीक, इसके अलावा आपका अंजन चट्टोपाध्याय है, अन्नपूर्णा देवी, ये भी सितार से एसोसिएटेड है,
और आपकी जो खान फैमिली है जिसमें छोटे रहीमत खान, इनायत खान, हिदायत खान, इमदाद खान, ये सभी लोग आते हैं, ये सभी भी लोग भी सितार बजाते हैं। इसके अलावा उस्ताद शहीद परवेज खान, ये भी सितार वादक है। और आप लोग अगर पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, या 5 भी छोड़िए, 3 साल के PYQ देख लीजिए SSC CGL के, तो आपको ना ये 2 नाम डेफिनेटली मिल जाएंगे, विलायत खान और रविशंकर, क्योंकि ये SSC के फेवरेट नेम है। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं वाराणसी पे। तो वाराणसी में आपको ये ट्राई कलर की 3 कलर की बर्फी, जिसको तिरंगा बर्फी कहा जा रहा है, इस तिरंगा बर्फी को GI सर्टिफिकेशन रिसेंटली दिया गया है। इसके अलावा आप लोगों ने एक मेथड का नाम सुना होगा। हमारे घर में जो भगवान वगैरह के स्टैच्यू होते हैं, ब्रोंज के हैं या चांदी के हैं, तो उनको बनाया जाता है ढलुआ मेथड से। तो ये ढलुआ मेथड से आपको ये आर्ट देखने को मिल रही है, इस ढलुआ मेथड को भी GI सर्टिफिकेशन दिया गया है, और ये भी आपको वाराणसी से देखने को मिल जाएगी। ठीक, इसके अलावा यहां पर आप देखेंगे कई सारे प्रोडक्ट हैं जो कि वाराणसी से हैं, जिनको GI सर्टिफिकेशन दिया गया है। आप चाहें तो ये पूरी लिस्ट पढ़ सकते हैं। ये वो सारे प्रोडक्ट हैं जो कि वाराणसी से बिलोंग करते हैं और जिन्हें GI सर्टिफिकेशन दिया गया है। इसलिए बोला जा रहा है कि पूरे इंडिया में अगर कोई सिटी है जिसको सबसे ज्यादा GI सर्टिफिकेशन मिले हैं तो वो वाराणसी है। आपको वाराणसी का ठंडाई अगर हम देखते हैं, तबला, सहनाई, लाल पेड़ा, इमरती, ठीक है, बांसुरी, ये सभी चीजों को GI सर्टिफिकेशन मिल चुका है। इसके अलावा रिसेंटली 60 प्रोडक्ट है, 60 प्रोडक्ट है ऑल ओवर द कंट्री, अलग अलग स्टेट से, जिनको GI सर्टिफिकेशन दिया गया है। एंड 19 प्रोडक्ट आपको आसाम स्टेट की ट्राइबल कम्युनिटी से देखने को मिलेंगे, स्पेशली बोडो ट्राइब से। ठीक है, तो 19 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है जो कि आसाम स्टेट से बिलोंग करते हैं, उन्हें प्रेस्टिजियस GI सर्टिफिकेशन दिया गया है। और इनमें से, इन 19 प्रोडक्ट्स में से 13 प्रोडक्ट जो है वो बोडो कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस GI एक्ट के बारे में। तो इंडिया ने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 में बेसिकली इनेक्ट किया था, और पहली बार इसे फोर्स में कब लाया गया? 2003 में। और पहली बार 2004 में पहला प्रोडक्ट था दार्जिलिंग टी, जिसको GI सर्टिफिकेशन दिया गया था। GI सर्टिफिकेशन जनरली 10 सालों के लिए होता है, उसके बाद इसे रिन्यू कराने की जरूरत होती है। ठीक, तो ये थे हमारे कुछ GI प्रोडक्ट जो कि आपको इस पर्टिकुलर मंथ में देखने को मिले। अब यहाँ पे 2-3 स्कीम्स हैं, उनके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले है मुद्रा स्कीम। ओके, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन या प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम, जिसको हम PMMY के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और जब मैंने कुछ समय पहले आपको करंट अफेयर्स में बताया हुआ था कि जब बीजेपी गवर्नमेंट ने अपना मैनिफेस्टो लाया, मैनिफेस्टो मतलब होता है घोषणा पत्र। जब कोई भी गवर्नमेंट अपना इलेक्शन लड़ती है तो इलेक्शन लड़ने से पहले वो घोषणा करती है, अगर मैं जीत जाता हूं तो मैं ये काम करूंगा। तो उसमें उन्होंने कहा था, क्या कहा था, कि जो मुद्रा लोन है उसमें जो सीलिंग कैप है, सीलिंग कैप मतलब मैक्सिमम अमाउंट, तो हम मैक्सिमम अमाउंट 10 लाख रुपए का लोन देते हैं छोटे छोटे बिजनेसमैन को, लघु और उद्योगों को, तो उस सीलिंग कैप को हम इंक्रीज करके 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख कर देंगे, ऐसा बीजेपी के मैनिफेस्टो में कहा गया है। ठीक है, अब मुद्रा स्कीम अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि बोला जा रहा है स्मॉल बिजनेसेस लोन अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना रिकॉर्ड ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है। मतलब स्मॉल बिजनेसेस को बहुत अधिक संख्या में लोन डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं अंडर द मुद्रा योजना। कितना लोन डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो आप देखेंगे 5.20 लाख रुपए का। ठीक है, डिसबर्सल इन ईयर एंडेड मार्च 2024 स्टूड एट 5.20 लाख एज अगेंस्ट 4 करोड़ है। ठीक है ना, ये आपका करोड़ में है, 5.20 लाख करोड़ अगेंस्ट 4.40 लाख करोड़ इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो हमने 2024 जो खत्म हुआ है, हमारा फाइनेंशियल ईयर जो एंड हुआ है, उस फाइनेंशियल ईयर में हमने मुद्रा योजना के अंदर 5.20 लाख करोड़ रुपीस के लोन को डिस्ट्रीब्यूट किया है। और ये लोन किसको दिए जाते हैं? हमारे स्मॉल बिजनेसेस को दिए जाते हैं। अब ये स्कीम कब आई थी? तो 2015 में, 2015 में इस स्कीम को लाया गया था। इस स्कीम में बेसिकली लोन प्रोवाइड किया जाता है अप टू 10 लाख रुपीस का। ठीक है, किसे देंगे? स्मॉल बिजनेसेस को हमें लोन प्रोवाइड करते हैं। इसमें भी आपको 3 कैटेगरी देखने को मिलती है। कौन कौन सी? तो आपको यहाँ पे शिशु, किशोर और तरुण, 3 अलग अलग कैटेगरी देखने को मिलती है। शिशु का मतलब होता है छोटा बच्चा, मतलब आपको अगर 50,000 रुपए तक का लोन चाहिए तो वो शिशु कैटेगरी है। अगर आपको 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन चाहिए तो वो आपको किशोर कैटेगरी में मिलेगा। और 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन चाहिए तो उसे हम तरुण कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। क्लियर? तो ये होती है आपकी मुद्रा योजना। अगली जो स्कीम न्यूज में है वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
क्यों है न्यूज में, देखिएगा इस स्कीम का कहानी समझिए। पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने लॉन्च किया था। क्या करती है समझ में आ रहा है, फसल बीमा करती है। कोई किसान है, उसकी फसल खराब हो गई है, या तो रेनफॉल कम हुआ है या रेनफॉल ज्यादा हो गया, जंगलों में कई बार, किसानों के खेतों में कई बार आग लग जाती है बिकॉज ऑफ एक्सटेंशन लाइंस गुजरती हैं, गर्मी के दिनों में जनरली ऐसा होता है। तो अगर किसी भी वजह से अगर किसानों की फसल का नुकसान हो जाता है तो उनको क्या दिया जाएगा, उसका इंश्योरेंस दिया जाएगा, उनकी रिकवरी की जाएगी। यही कहलाती है आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बट प्रॉब्लम इज दैट कि यहाँ पर इस बीमा योजना में जो शेयर होता है वो 50:50 का होता है। मतलब 50% आप सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होगा और 50% आपका स्टेट गवर्नमेंट का शेयर देखने को मिलेगा। और जो आपके हिली एरियाज एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होते हैं उसमें ये रेशियो 90:10 का होता है। मतलब 90% सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है और 10% आपको स्टेट गवर्नमेंट का शेयर देखने को मिलता है। ठीक, तो बहुत सारे स्टेट ये स्कीम को इनरोल नहीं करते, अडॉप्ट नहीं करते। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड ने क्विट कर दिया था 2020 में इस स्कीम को, तो वापस से झारखंड एंड तेलंगाना ने इनरोल किया है अंडर द प्रधानमंत्री बीमा योजना, फसल बीमा योजना। तो अभी हमारे देश में टोटल 22 स्टेट्स है, टोटल 22 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इनरोल करके रखा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर। इसलिए ये स्कीम आपको न्यूज में देखने को मिलेगी और ये स्कीम आपके सभी प्रकार के फूड क्रॉप्स को कवर करने का काम करती है। ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज अ क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर इन द केस ऑफ क्रॉप फेलियर और डैमेजेस ड्यू टू द नेचुरल कैलेमिटीज, या फिर आपका डिसऑर्डर हो गया, कई बार फसलों में हमने देखा रोग हो जाते हैं, डिसीज लग जाती है, तो उन सबके में आपको ये मदद करेगा। चलिए नेक्स्ट है, ये 2 इंपॉर्टेंट स्कीम थी। अब रिमेनिंग हम नेशनल न्यूज को कवर करने वाले हैं। अच्छा, वीडियो पसंद आ रहा है, यूजफुल लग रहा है और आपको लग रहा है यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके। और मैं आपसे वादा करती हूँ मैं बहुत जल्दी आपको हर एक मंथ का टॉप 100 MCQ लेकर आऊंगी, नवंबर से लेकर मार्च तक। अप्रैल का तो करा ही दिया है, तो जिससे आपका 6 मंथ का करंट अफेयर्स एकदम रेडी हो जाएगा और यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। डोंट वरी, ठीक है। होता है ना यार, किसी की तबीयत खराब है या कोई नहीं पढ़ पाया, वर्किंग है, कोई भी कंडीशन हो गई, तो मैं आपको कहूंगी कि हाँ भाई ये 100 MCQ है, एटलीस्ट इनको पढ़ लो, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, तो एटलीस्ट आप आंसर कर पाओगे वहां पे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इस्कॉन के बारे में। इस्कॉन एंड NSDC कोलैबोरेट फॉर ट्राइबल स्किल डेवलपमेंट। यहाँ पे इस्कॉन और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने बेसिकली एक वोकेशनल ट्रेनिंग ट्राइबल कम्युनिटी के लिए, जो अंडर प्रिविलेज क्लास है हमारी सोसाइटी की, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए MOU साइन किया है। और जो फोकस स्टेट होंगे वो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात एंड मध्य प्रदेश होंगे। आप सभी को पता है इस्कॉन को कौन नहीं जानता, सभी लोग जानते हैं राधा कृष्ण इस्कॉन टेम्पल्स को। तो इस्कॉन टेम्पल का किचन वर्ल्ड फेमस है, करेक्ट। तो यहाँ पर जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, अलग अलग क्विजीन बनाना सिखाया जाएगा। और यहाँ पे जो ट्रेनर्स होंगे वो 2025 के जो महाकुंभ होने वाला है ना प्रयागराज में, उसमें भी, वहां के किचन में भी पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है इनको सर्टिफिकेशन प्रोग्राम देगा और इनके पोर्टल के जरिए अलग अलग जॉब अपॉर्चुनिटी, अलग अलग रेस्टोरेंट में, इनफैक्ट फॉरेन में भी जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर है? तो ये था आपका इस्कॉन का ये प्रोजेक्ट। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि हम दो बहुत जल्दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करेंगे। पहला प्रोजेक्ट क्या है कि हम यहाँ पर प्लान कर रहे हैं गोवर्धन इको विलेज को रिप्लिकेट करने के लिए। गोवर्धन इको विलेज इस तरीके के विलेजेस होते हैं जहाँ पे जैसे कि मेडिटेशन कर रहे हैं, सोल को, ऑरा को क्लीन करने के लिए आते हैं लोग, है ना, शांति के लिए आते हैं लोग। वैसे गोवर्धन इको विलेजेस को हम तैयार करेंगे। कहां पर? तो यहाँ पे कुछ प्लेसेस आइडेंटिफाई किए गए हैं, जैसे कि जयपुर रूरल एरिया जो राजस्थान में है, फिर आपका मंडला एंड बालाघाट जो कि मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है आपका नंदुरबार जो कि महाराष्ट्र में आपको देखने को मिल जाएगा। डन, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं IIT गुवाहाटी। तो IIT गुवाहाटी ने ये इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट को रेडी किया है, ठीक है। डन इतनी चीजें, तो यहाँ पे देखेंगे सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन सेल, कामरूप इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट अलोंग द IIT गुवाहाटी, इन दोनों ने मिलकर 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट को तैयार किया है जिससे वोटिंग अवेयरनेस क्रिएट की जा सके, एंगेजमेंट क्रिएट किया जा सके, बढ़ाया जा सके किसके प्रति? तो जो आपके न्यू वोटर्स हैं और जो आपके ओल्डर सिटीजन हैं उनको बेसिकली यहाँ पे ट्रेनिंग देने के लिए। डन।
और ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से इस्तेमाल करके इसे बनाया गया है। दिस इज वीवीआईपी न्यूज। मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन किसी पेपर में आएगा। रीजन इज दैट जब चाबहार पोर्ट न्यूज में था और चाबहार पोर्ट को भी इंडिया ऑपरेट करता है, तो हर एक पेपर में आपको चाबहार पोर्ट के बारे में देखने को मिला होगा। वैसे ही ये इंडिया का सेकेंड ओवरसीज पोर्ट होगा जिसे इंडिया यहाँ पर मैनेज करेगा, वो है आपका सितवे पोर्ट। और सितवे पोर्ट कहाँ पर मिलेगा? हमें म्यांमार में देखने को मिलेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज अप्रूव्ड इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल्स प्रपोजल टू टेक ओवर द एंटायर ऑपरेशन ऑफ द सितवे पोर्ट, जो कि कलादान रिवर प्रोजेक्ट का एक पार्ट है। और ये कलादान रिवर आपका जो रखाइन प्रोविंस है म्यांमार में, वहां पर सितवे पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पर ये पूरा अगर आप देखेंगे तो ये डील जो अप्रूव की गई है, लॉन्ग टर्म डील अप्रूव की गई है, ठीक है। और इसको ऑपरेट कौन करेगा? इंडियन गवर्नमेंट इसको ऑपरेट करेगी, ठीक है। इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। इस पोर्ट को मैनेज करेगी। अब यहाँ पे जब सितवे पोर्ट का फॉर्मेशन किया जा रहा था म्यांमार में, तो इसको तैयार करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी $500 मिलियन का एक फाइनेंशियल सपोर्ट बेसिकली तैयार किया था, ठीक है। डन। अच्छा, यहाँ पे एक और डेट आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो कि 9 मई 2023 को सर्वनंदा सोनोवाल जी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे को संभालते हैं, उन्होंने बेसिकली पहली कार्गो को वहां से पास किया था। कहां पर? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता, टू द सितवे पोर्ट। सितवे पोर्ट में भेजी गई थी, ठीक। नेक्स्ट है इंडियाज GEM। GEM मतलब होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ठीक। अब हमारे जैसे कि हमें शॉपिंग करनी है तो हम कहाँ जाते हैं? फ्लिपकार्ट पे जाते हैं या अमेजोन पे जाते हैं, राइट। वैसे जब गवर्नमेंट को शॉपिंग करनी होती है, गवर्नमेंट की अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, पंचायतें हैं, उनको अगर शॉपिंग करनी है, राजनाथ सिंह जी को ऑर्डर करने हैं ड्रोन्स, तो कहाँ जाएंगे? वो GEM पे जाएंगे, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। और ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है फॉर पब्लिक इंटरप्राइजेस। इसके फर्स्ट नंबर पे आपको कोरिया देखने को मिलेगा, सेकंड नंबर पे सिंगापुर देखने को मिलेगा एंड थर्ड नंबर पे इंडिया का आपको मार्केट प्लेस देखने को मिलेगा। क्लियर है? अब यहाँ पर जो GEM होता है, इस पे कोई भी प्राइवेट प्लेयर अपने सामान को बेच सकता है, लेकिन सामान खरीदने का अधिकार बायर कौन होता है? हमेशा और हमेशा गवर्नमेंट एंटिटी ही बायर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसे 2016 में जो आपका गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म या पोर्टल है, इसे 2016 में बेसिकली लॉन्च किया गया था। डन इतनी चीजें? चलिए, RK सिंह आपको हेड मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 6 साइट्स हैं जिनको यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में रिसेंटली इंक्लूड किया गया है। सो टेंटेटिव यूनेस्को लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो 6 साइट्स हैं जो कि आपको मध्य प्रदेश की अलग अलग साइट्स देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी हैं आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आपका बुरहानपुर खूनी भंडारा, ये वाटर मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है, ठीक है। बुरहानपुर सिटी में आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में, और इसको पर्शियन आर्किटेक्ट से बेसिकली डिजाइन किया गया है, पर्शियन जियोलॉजिस्ट ने इसको डिजाइन किया गया है। और ये किसके समय का? तो यहाँ पर आपको 8 वाटर वर्क देखने को मिलेंगे बिल्ड बाय द, आप देखेंगे, अब्दुल रहीम खाने खाना, उन्होंने इसको बनाया था, अब्दुल रहीम खाने खाना ने, बुरहानपुर। नेक्स्ट है ग्वालियर फोर्ट, जिसे जिब्राल्टर ऑफ द फोर्ट्स भी कहा जाता है, किलों का राजा भी कहा जाता है आपका ये ग्वालियर का फोर्ट, और इसे सूरत सेन ने तैयार किया था। और कई सारे राजवंशों ने, कई सारी डायनेस्टीज ने यहाँ पे रूल करने का काम किया है। नेक्स्ट बात करेंगे गॉड मेमोरियल ऑफ रामनगर मंडला। फिर है आपका हिस्टोरिकल ग्रुप ऑफ धमनार। धमनार में आपको चैत्र या रॉक कट केव्स देखने को मिलती है जो कि 7th सेंचुरी AD की है। फिर भोजेश्वर महादेव टेम्पल राजा भोज ने बनवाया था, भगवान शंकर का टेम्पल है ये, और इसे 11th सेंचुरी में रेडी किया गया था। वहीं अगर आप देखेंगे रॉक आर्ट साइट ऑफ द चंबल वैली, द चंबल नदी जो कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बह रही है, तो यहाँ पर आपको कई सारी केव्स देखने को मिलेंगे जिससे हमें अपने एंशिएंट ह्यूमन लाइफ और वो किस तरीके से इवॉल्व हुई है उसके बारे में देखने को मिलता है। तो ये कुछ साइट्स है जिनको रिसेंटली हेरिटेज लिस्ट में, टेंटेटिव हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। चलिए अब अगली बात करते हैं पारादीप पोर्ट के बारे में। पारादीप पोर्ट कहां पर हो जाएगा? आपका ईस्टर्न कोस्ट जो है ना, ईस्टर्न कोस्ट में उड़ीसा स्टेट में आपको पारादीप पोर्ट देखने को मिलेगा। और पारादीप पोर्ट 23-24 में टॉप कार्गो हैंडलिंग पोर्ट बन गया है इंडिया में, ठीक है। और उसने 16 साल पुराना कांडला पोर्ट का, जो कांडला पोर्ट गुजरात में है, उसके रिकॉर्ड को ब्रेक करने का काम किया है, ठीक है। अगर आप देखेंगे पारादीप पोर्ट ने 2023-24 में टोटल 145.38
मिलियन मैट्रिक टन ऑफ कार्गो हैंडल करने का काम किया है, जबकि इसकी कैपेसिटी इससे भी कहीं ज्यादा है। कैपेसिटी कितनी है? 389 मिलियन मैट्रिक टन की है। यहाँ पर 7.4% की ग्रोथ यहाँ पर रजिस्टर की गई है। ठीक है, इतनी चीजें। नेक्स्ट, IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ज्वाइंट विद पैनासोनिक फॉर मैन्युफैक्चरिंग लिथियम आयन सेल। यहाँ पर IOCL ने बेसिकली पार्टनरशिप की है, किसके साथ? पैनासोनिक एनर्जी के साथ, और ये दोनों मिलकर लिथियम आयन सेल को प्रोड्यूस करेंगे। हमारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उसमें हमें लिथियम आयन बैटरी की जरूरत होती है। यहाँ पर IOCL का कहना है कि हमको यहाँ पर नेट कार्बन एमिशन जीरो करना है, इसके लिए हमें चार्जिंग स्टेशंस की जरूरत है और इलेक्ट्रिक व्हीकल को हम प्रमोट करेंगे, और इसलिए ये ज्वाइंट वेंचर साइन किया गया है जिसके अंदर लिथियम आयन सेल को रेडी किया जाएगा। नेक्स्ट है काला नमक राइस। काला नमक राइस को गवर्नमेंट ने परमिट कर दिया है एक्सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि जब इन्फ्लेशन हो रहा था, जब राइस के प्राइसेस हमारे देश में इंक्रीज हो रहे थे, तो इसके एक्सपोर्ट को बैन कर दिया था। लेकिन अब यहाँ पे कुछ हमारे स्पेसिफिक कस्टमर्स हैं, कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज हैं जो कि भारत के बहुत पुराने ट्रेडर रहे हैं, उनके साथ काला नमक राइस को एक्सपोर्ट करने की परमिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे दी है। लेकिन आप बस 1000 मेट्रिक टन ही यहाँ पर भेज सकते हैं। तो गवर्नमेंट अलाउ एक्सपोर्ट ऑफ काला नमक राइस अप टू एन एग्रीगेटेड क्वांटिटी ऑफ 1000 मेट्रिक टन थ्रू 6 स्पेसिफिक कस्टम सेंटर्स। जो 6 आपके कस्टम स्टेशन है, वहां से इस काला नमक राइस को एक्सपोर्ट किया जाएगा। ये कस्टम सेंटर्स कहाँ पर है? तो वाराणसी एयर कार्गो, फिर आपका जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस जो है महाराष्ट्र में है, कांडला में है एक लैंड कस्टमर हाउस आपको देखने को मिलेगा, कहाँ पर? बारनी, सनोली और नेपालगंज रोड पे। ठीक है, तो वहां से इस काला नमक राइस को भेजा जाएगा। अब काला नमक राइस जो वैरायटी है वो अपने एक बहुत फ्रेगनेंस के लिए, खुशबू के लिए बेसिकली जानी जाती है, और ये आपको तराई एरिया, आपका उत्तर प्रदेश और नेपाल के एरिया में बेसिकली इसका ग्रो किया जाता है। इसे भी GI सर्टिफिकेशन दिया गया है। इसमें बहुत अधिक संख्या में माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं, जिंक और आयरन होता है, और ऐसा बोला जाता है लगातार जो व्यक्ति काला नमक राइस को कंज्यूम करता है तो उसको अल्जाइमर नहीं होता। अल्जाइमर डिसीज से ये प्रोटेक्ट कर सकता है, प्रिवेंट कर सकता है। नेक्स्ट है NMDC लॉन्चेस सम्मान पोर्टल फॉर द फॉर्मर एम्प्लॉयज। यहां पर देखेंगे रिसेंटली अमिताभ मुखर्जी जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है, कहां पर? NMDC के, तो इन्होंने रिसेंटली अपने हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना से एक सम्मान पोर्टल लॉन्च किया है। NMDC का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर काम करने वाली एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है। हेडक्वार्टर तेलंगाना आंध्र प्रदेश में है। अब यहाँ की जो एम्प्लॉय है, हो सकता है यार उनको पेंशन से रिलेटेड कुछ शिकायतें हों, किस तरीके से रियम्बर्समेंट लेना है, किस तरीके से लाइफ सर्टिफिकेशन अपलोड करना, एटसेट्रा, कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऑन टाइम यहाँ पे फार्मर्स एम्प्लॉय को फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, उनकी कन्वीनियंस के लिए सम्मान पोर्टल को लॉन्च किया गया है बाय द NMDC। नेक्स्ट है पेप्सिको। पेप्सिको इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है 1266 करोड़ रुपीस, 1266 करोड़ रुपीस इंडिया में कौन इन्वेस्ट कर रहा है? पेप्सिको। क्यों कर रहा है? अपनी फ्लेवर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करेगा। कहां पर करेगा? उज्जैन मध्य प्रदेश में। उज्जैन मध्य प्रदेश में, जो कि लगभग 22 एकड़ जमीन में फैला हुआ होगा। यहाँ पे प्लांट का कंस्ट्रक्शन 2024 में स्टार्ट हो जाएगा और इसका ऑपरेशन 2026 में स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट NICES, ये आपको प्रोग्राम देखने को मिलेगा, और ये आपका प्रोग्राम है इसरो का। फुल फॉर्म है नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। इस प्रोग्राम में बेसिकली हमारे देश के जो भी साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, उनको इनवाइट किया जाता है। जो भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एरियाज में रिसर्च कर रहे हैं, आप हमारे साथ आइए और हमारे साथ मिलकर काम कीजिए। इस प्रोग्राम को 2012 में बेसिकली लॉन्च किया गया था बाय द इसरो। चलिए अब बात करते हैं एक सोलर ऑब्जर्वेटरी के बारे में, जिसके अभी 125 साल पूरे हुए हैं। तो अगर पूछ लिया जाए कि हमारे देश में 4 ऑब्जर्वेटरी हैं, इनमें से कौन सी ऑब्जर्वेटरी है जिसके रिसेंटली 125 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपने देखे होंगे। जैसे कि चोरी चोरा कांड के जब 100 साल पूरे हुए थे, ये जलियांवाला बाग मैसकर के आपके साल कंप्लीट हुए थे, दांडी मार्च के साल कंप्लीट हुए थे, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए ऑब्जर्वेटरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। रिसेंटली कोडाई कैनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी का 125 ईयर्स ऑफ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और IIA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने इसे सेलिब्रेट किया था। कब किया था? 1 अप्रैल 2024 को। 1 अप्रैल 2024 को कौन सी ऑब्जर्वेटरी है जिसके 125 साल पूरे हो गए? तो आंसर हो जाएगा कोडाई कैनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी, जिसका
फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1971 में हुआ था। इसने हमारी काफी मदद की है हमारे सन को स्टडी करने के लिए, सोलर इक्लिप्स की स्टडी करने के लिए, ठीक है। और इसी ने ही 1868 में पता लगाया था कि सन में हीलियम गैस प्रेजेंट है, ठीक है। डन इतनी चीजें। नेक्स्ट, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री लॉन्च माई CGHS ऐप, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि व्हाट इज द CGHS। तो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। तो CGHS का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं, उनको हेल्थ बेनिफिट देने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, पेंशनर्स हैं, उनकी मदद करने के लिए, उनके डिपेंडेंट की मदद करने के लिए इसे 1954 में इंट्रोड्यूस किया गया था। एम ऑफ प्रोवाइडिंग क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड देयर फैमिलीज। ये क्लियर हो गया। अब माई CGHS क्या है, मतलब ये डिजिटल फॉर्म में आया है, मतलब इसका एप्लीकेशन आया है जो कि iOS पर आपके एप्पल के फोन पे बेसिकली अवेलेबल हो जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिसेंटली माई CGHS एप्लीकेशन को लॉन्च किया है फॉर iOS डिवाइस, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा, इससे अगर कोई पेंशनर है या उसके डिपेंडेंट है, रिटायर्ड पर्सन है, अगर उनको अपने ट्रीटमेंट के लिए बुकिंग करनी है तो आप इस एप्लीकेशन से अपने अपॉइंटमेंट को शेड्यूल कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं। इसके अलावा एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आपका सारा रिकॉर्ड रहेगा, आपका लैब का रिपोर्ट होगा, लैब की रिपोर्ट का असेसमेंट कर सकते हैं, आपकी जो मेडिकेशन हिस्ट्री है उसको यहाँ पे ट्रैक किया जा सकता है। अगर आपको रियम्बर्समेंट क्लेम करना है तो वो आसान हो जाएगा, और आपके घर के पास जो नियर बाय लैब्स है या नियर बाय आपके वेलनेस सेंटर है उसकी इंफॉर्मेशन भी इस एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जाएगी। डन। नेक्स्ट है ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस मिथ वर्सेस रियलिटी रजिस्टर। यहां पर देखिए, जब इलेक्शन का माहौल होता है ना तो कई सारी चीजें मार्केट में चलना शुरू हो जाती है, जैसे कि डीप फेक टेक्नोलॉजी आ गई, फिर आपका शॉलो फेक टेक्नोलॉजी आ गई, और अमेरिका ने तो वार्न भी किया था कि चाइना कोशिश कर रहा है डीप फेक टेक्नोलॉजी की मदद से इंडिया के इलेक्शंस को डिस्टर्ब करने के लिए। तो कई सारे फेक न्यूज मार्केट में होती है, तो क्या सही है क्या गलत है, तो उसको जांच करने के लिए ECI ने मिथ वर्सेस रियलिटी यहां पर रजिस्टर स्टार्ट किया था। तो इसमें ऑनगोइंग इलेक्शन की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। अगर आपको EVM की इंफॉर्मेशन चाहिए, वोटर सर्विस, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन या अदर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको इस पोर्टल पे मिल जाती है। तो ये ECI का है। नेक्स्ट है इंडिया एम टू प्रोड्यूस 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर बाय 2047। अब यहां पर देखिएगा, रिसेंटली जो हमारे एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन हैं मोहंती साहब, उन्होंने रिसेंटली कहा कि इंडिया का टारगेट है कि हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं 2047 तक। अभी हमारा जो करंट प्रोडक्शन है वो केवल और केवल 8000 मेगावाट का हमारा करंट प्रोडक्शन है, लेकिन हम इसको धीरे धीरे ग्रो करेंगे। रिसेंटली इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया। रिपोर्ट का टाइटल क्या था, सिंक्रोनाइजिंग एनर्जी ट्रांजिशन टूवर्ड्स पॉसिबल नेट जीरो फॉर इंडिया, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी फॉर ऑल। ये रिपोर्ट थी। अब इस रिपोर्ट को किसने प्रिपेयर किया था, तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, या आप कह सकते हो कि जो हमारा प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है, उन्होंने एक असेसमेंट, एक स्टडी पब्लिश की थी और फंड भी किया था। तो IIM अहमदाबाद के स्टूडेंट ने बेसिकली स्टडी की और स्टडी करके इस रिपोर्ट को तैयार किया। इस स्टडी को करने के लिए जो फंडिंग दी गई थी वो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने फंडिंग दी थी कि हम आपको फंड देते हैं, आप स्टडी कीजिए कि भारत की न्यूक्लियर पावर के बारे में। तो इस रिपोर्ट को रिसेंटली अजय कुमार सूद, जो कि हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है, उन्होंने रिलीज की और तब हमें ये सारी बातें पता चली हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजी यात्रा सिस्टम के बारे में। एक्चुअली जो हमारे यूनियन सिविल मिनिस्टर है ज्योति आदित्य सिंधिया, उन्होंने डिजी यात्रा सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था 2022 में, दिसंबर 2022 में। कहां पर इंट्रोड्यूस किया था, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नई दिल्ली में, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में और लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी में। इसमें क्या होता है, तो इसमें आप ऑन बोर्डिंग कर सकते हैं इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके। आपका यहाँ पे फेस रिडक्शन होगा, बायोमेट्रिक होगा, और जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचते तो आपको लंबी लंबी लाइंस में चेकिंग के लिए मल्टीपल पॉइंट्स में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे ट्रेवल एक्सपीरियंस को और भी अच्छा करने के लिए डिजी यात्रा पोर्टल को लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे 14वें नंबर का 14th नंबर का एयरपोर्ट बन गया है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा, जिसने डिजी यात्रा फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया है। डन। नेक्स्ट, गवर्नमेंट अप्रूव्स अनियन एक्सपोर्ट टू 5 फ्रेंडली कंट्रीज। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एक्चुअली एक समय आया था हमारे देश में अनियन के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, प्याज के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, और अक्सर ऐसा होता रहता है, जिसके कारण
भारत गवर्नमेंट ने क्या किया था, बैन कर दिया था कि इंडिया का जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में रहेगा, इंडिया से बाहर हम इसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे कई देश हैं जो कि पूरी तरीके से डिपेंडेंट हैं हम पे, उनके यहाँ कल्टीवेशन होता ही नहीं है, वो हमसे ही परचेस करते हैं अपनी डोमेस्टिक डिमांड को फुलफिल करने के लिए। तो उन्हीं 5 देशों में अप्रूव कर दिया है कि हम अनियन का एक्सपोर्ट करेंगे। वो 5 देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश है, यूएई, बहरीन, मॉरिशियस एंड भूटान है। ठीक है, इतनी चीजें। द गवर्नमेंट विच बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ अनियन इन दिसंबर 2023 हैज एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट ऑफ दीज फ्रेंडली कंट्री फॉर इंडियन अनियन। ठीक, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना कितना अमाउंट में अनियन भेजा जा रहा है। 50,000 टन अनियन बांग्लादेश में, 550 टन भूटान में, 3,000 टन बहरीन में, इस तरीके से अलग अलग अमाउंट में भेजा जा रहा है आपका अनियन। नेक्स्ट है, ये है मनसुख मंडाविया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स को संभालते हैं, और इन्होंने कहा है कि अभी हम जो यूरिया का इंपोर्ट करते हैं वो हम 2025 तक बंद कर देंगे, हम डोमेस्टिक लेवल पे घरेलू स्तर पर ही यूरिया का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, ऐसा किसने कहा है? मनसुख मंडाविया जी ने। देखिएगा, मैं आपको लिखकर दे सकती हूँ कि एक क्वेश्चन आपको टारगेट से मिलेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आने वाले समय में क्या टारगेट्स है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, एक लिस्ट बना लीजिएगा, सारे टारगेट्स आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर मनसुख मंडाविया जी ने रिसेंटली कहा है कि हम यूरिया के इंपोर्ट को स्टॉप कर देंगे बाय द एंड ऑफ 2025 ड्यू टू इंक्रीज इन लोकल प्रोडक्शन कैपेसिटी। हमारे देश में ऑलरेडी हमारे जो फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं उनमें प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि पहले हम लगभग 30% यहाँ पर इंडिया जो है बहुत बड़ा इंपोर्टर है यूरिया का, और लगभग 30% अपनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए यूरिया का इंपोर्ट करता है। और हमारे जो इंपोर्टर्स है जहां से हम यूरिया को इंपोर्ट कर रहे हैं वो ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई देखने को मिलेगा। लेकिन हमारे देश में खुद का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, और ऐसा कैसे हुआ है वो भी बताया कि हमने न्यू यूरिया पॉलिसी 2015 में लेकर आए थे। इससे हमने क्या किया, जो बंद हुए प्लांट्स हैं उनको वापस से हमने रिवाइव किया था। तो हमने यहाँ पे गोरखपुर उत्तर प्रदेश, रामगुंडम तेलंगाना, तालचेर उड़ीसा, बरूनी बिहार और सिंदरी झारखंड, ये जो प्लांट बंद हो गए थे उनको न्यू यूरिया पॉलिसी के अंदर वापस से रिवाइज किया है, रिवैम्प किया है, और फिर वापस से प्रोडक्शन स्टार्ट किया है। इसके अलावा इनका एक और टारगेट है। क्या है टारगेट, वो भी देख लेते हैं। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड इफ्को ने 3 नैनो यूरिया प्लांट स्टार्ट किए हैं हमारे देश में। एक है कालोल गुजरात में, दूसरा आपको फूलपुर और अनोला उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे। इनकी कैपेसिटी 17 करोड़ बॉटल्स की बनाने की, और 500 ml की एक बॉटल होती है। और जो 500 ml की नैनो यूरिया की बॉटल होती है वो लगभग 45 kg के जो यूरिया का बैग आता है उसको रिप्लेस करने में यूजफुल रहेगी। तो हमारा गोल है कि हम लगभग 20 से 25 लाख टन जो कन्वेंशनल यूरिया है उसको रिप्लेस कर दें नैनो यूरिया बॉटल से। ठीक है, नेक्स्ट, अब गवर्नमेंट ने ये कहा है, गवर्नमेंट स्टेप टू बिल्ड अनियन बफर स्टॉक। अब अनियन के इन्फ्लेशन, हमने एक्सपोर्ट को परमिशन दे दी, चलो ठीक है, लेकिन हमारे देश में काला बाजारी भी होने लगती है समटाइम्स, और अनियन का इन्फ्लेशन ना आए, महंगाई ना आए, तो हमें अपना जो वेयर हाउस फैसिलिटी है, जो स्टॉक है, वो इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना टारगेट सेट किया है। क्या टारगेट सेट किया है कि 2024-25 पे हम 5 लाख टन अनियन को स्टॉक करेंगे, रखेंगे। और इसके लिए यहाँ पर NAFED मतलब नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन और नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को ये अपॉइंटमेंट दिया है, ये परमिशन दी है कि आप 2 एजेंसी है जो कि 5 लाख टन अनियन को स्टॉक करेंगे। ठीक है, अगर इंडिया की बात करते तो इंडिया 2nd लार्जेस्ट अनियन ग्रोइंग कंट्री है पूरे वर्ल्ड में आफ्टर चाइना। और इंडिया के हालांकि हर एक स्टेट में अनियन का प्रोडक्शन होता है, लेकिन टॉप पर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जो परसेंटेज है वो 43% है, फिर मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, इंडिया टू बिल्ड फर्स्ट कमर्शियल क्रूड ऑयल स्ट्रेटेजिक स्टोरेज। अब यहां पर देखेंगे, हम जो क्रूड ऑयल मंगाते हैं अलग अलग देशों से इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे देश में उतना ज्यादा प्रोडक्शन तो है नहीं। जब आप क्रूड ऑयल को मंगाओगे तो उसको आप कहीं ना कहीं स्टोर करोगे, तो हम अंडरग्राउंड बड़े बड़े से टैंकर्स बनाते हैं जिसमें हम अपने क्रूड ऑयल को स्टोर करते हैं। अभी तक ये गवर्नमेंट के अंडर ही हो रहा था, लेकिन पहली बार यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स को भी एंट्री दे दी गई है। तो इंडिया, द वर्ल्ड 3rd बिगेस्ट ऑयल कंज्यूमर एंड द इंपोर्टर, प्लान टू बिल्ड इट्स फर्स्ट कमर्शियल क्रूड ऑयल स्ट्रेटेजिक स्टोरेज। यहाँ पर बिडिंग की जा रही है। यहाँ पर जो पूरा कंस्ट्रक्शन किया जाएगा वो लगभग 2.5 मिलियन टन
का इसमें कंस्ट्रक्शन कैपेसिटी होगी, मतलब इतना आप क्रूड ऑयल को स्टोर कर पाएंगे अंडरग्राउंड। कहां पर? पदूर, कर्नाटका में। तो यहाँ पे बिडिंग की जाएगी, प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे एंड प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ पे बिडिंग करेंगे। और टारगेट क्या है कि आपको 2029-30 तक इस फैसिलिटी को रेडी करना है। इसमें लगभग जो खर्चा आएगा वो 55 बिलियन रुपीस का खर्चा आपको देखने को मिल जाएगा। और पदूर में लगभग 215 एकड़ की जमीन को यहाँ पे एक्वायर कर लिया गया है इस स्ट्रेटेजिक स्टोरेज को बनाने के लिए। नेक्स्ट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली सुविधा पोर्टल को लॉन्च किया था। तो सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया। क्यों किया भाई, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिएगा, The Election Commission recently said its Subidha portal has received over 73,000 applications since the Lok Sabha polls were announced. अब सुविधा प्लेटफॉर्म होता क्या है? बेसिकली अलग अलग पार्टीज होती हैं। जैसे ही लोकसभा के इलेक्शन की डेट अनाउंस होती है तो हमारे देश में आचार संहिता, जो आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, वो अप्लाई हो जाता है। उस केस में आप ऐसे रेंडमली रैली नहीं निकाल सकते, आप रेंडमली कुछ भी काम नहीं कर सकते, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ दायरे होते हैं। तो अलग अलग पार्टीज जो होती है, अगर उनको कोई भी कॉन्फ्रेंस करनी है या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करना है तो उनको सुविधा एप्लीकेशन पे जाके एप्लीकेशन देनी होती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी होती है। तो यहाँ पर कोई भी मतलब हमेशा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे, ऐसा ना लगे कि हम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को फेवर कर रहे हैं, इसलिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाता है। तो वो एप्लीकेशन कहां पर सबमिट होती है? सुविधा पोर्टल में। तो इन्होंने कहा कि जब से लोकसभा की डेट्स अनाउंस की हैं हमने, तो हमें 73,000 एप्लीकेशन सबमिट हुई हैं। ठीक है। नेक्स्ट है संगीत नाटक अकादमी टू ऑर्गेनाइज शक्ति फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस। तो संगीत नाटक अकादमी ने आयोजित किया था 9 से लेकर 17 अप्रैल के बीच में शक्ति फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस। और ये हमारे देश के जो 7 अलग अलग शक्तिपीठ से, शक्तिपीठ में इसको आयोजित किया गया था। शुरुआत कहाँ से हुई थी? कामाख्या देवी टेम्पल से। और कामाख्या देवी टेम्पल गुवाहाटी में है और हमारे शक्तिपीठों में से एक है, वहां से इसकी स्टार्टिंग की गई थी। ठीक है। उसके अलावा अलग अलग शक्तिपीठ में इन्होंने विजिट किया। और खत्म कहां पर हुआ ये यात्रा या ये जो सेरेमनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आयोजित कर रहा था, कहां पे खत्म हुआ? आंसर हो जाएगा आपका हरसिद्धि मंदिर, हरसिद्धि मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश में। ठीक। चलिए अब बात करते हैं गर्ल्स एम्पावरमेंट मिशन के बारे में, जिसको एनटीपीसी लिमिटेड ने सेकेंड फेज में लॉन्च किया था। देखेंगे हर एक कंपनी अपना एक फंड क्रिएट करती है, जिसे हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। मतलब उस फंड का इस्तेमाल आप सोशल सर्विस में करते हो, या लोगों को एजुकेट करने में, गरीबों की मदद करने में, या कुछ ऐसे अच्छे काम करने के लिए हम खर्च करते हैं। तो वैसे ही एनटीपीसी लिमिटेड का एक अपना है GEM, गर्ल एम्पावरमेंट मिशन। तो इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है, लेटेस्ट एडिशन, अंडर द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव। इस प्रोजेक्ट को 2018 में बेसिकली पहली बार लॉन्च किया गया था। इसमें ये प्रोग्राम जो है अंडर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन रन होता है। इसमें बेसिकली गांव की जो लड़कियां हैं उनको समर हॉलीडे में ट्रेनिंग दी जाती है। अलग अलग एरियाज में योगा है, हेल्थ, हाइजीन, सेफ्टी, फिटनेस, स्पोर्ट्स, अलग अलग एरिया में इनको ट्रेनिंग दी जाती है। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एनटीपीसी, आप इसे पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल लाइसेंस मॉड्यूल फॉर 100 5G लैब्स लॉन्च एट IIT मद्रास। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने वर्चुअली एक्सपेरिमेंटल लाइसेंस मॉड्यूल फॉर 100 5G यहाँ पे लॉन्च किया है। एक वर्कशॉप हो रही थी IIT मद्रास में। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि कोई भी अगर पर्सन, कोई भी कंपनी अगर 5G टेक्नोलॉजी में रिसर्च करना चाहती है, नया इनोवेशन करना चाहती है, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को और बूस्ट करना चाहती है, तो वो यहाँ पर टेस्टिंग कर सकती है। और टेस्टिंग करने के लिए आपको यहाँ पे लाइसेंस मिलेंगे। तो ऐसे 100 जो इंस्टीट्यूट है उनको बेसिकली लाइसेंस दिया जाएगा। अभी तक जब से इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, मतलब 5G में एक्सपेरिमेंट जब से स्टार्ट हुए हैं 2021 से, तब से लगभग 1500 एक्सपेरिमेंटल लाइसेंस को डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट स्मॉल स्केल लिक्विफाइड नेचुरल गैस यूनिट। अब ये स्मॉल स्केल क्या है? तो बेसिकली ऐसी यूनिट जिनको मतलब हम पाइपलाइन से ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम छोटे छोटे ट्रक या छोटे छोटे जो स्टोरेज डिवाइसेस या स्टोरेज यूनिट्स होती है ना, उसके जरिए ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रिसेंटली इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट, कोई भी चीज पहली है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, स्मॉल स्केल लिक्विफाइड नेचुरल गैस यूनिट एट गेल विजयपुर कॉम्प्लेक्स इन मध्य प्रदेश। अब ये क्या है? बेसिकली हमारा यहाँ पे कुछ टारगेट है। क्या टारगेट है हमारा? हम चाहते हैं कि हमारा जो एनर्जी मिक्स है वो 15% हो जाए बाय 2030। दिस डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट
broader initiative to promote the use of natural gas in various sectors and increase its share in the country primary energy mix 15% by 2030। तो ये जो स्मॉल स्केल लिक्विफाइड नेचुरल गैस है बेसिकली ये क्या करेगी, कूल करके रखती है अपने जो गैसेज है उसको -260 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, और इजियर और सेफ यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो मीथेन गैस का होता है, जिसमें मीथेन का परसेंटेज 70 to 90% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर स्मॉल स्केल मतलब आप यहाँ पर पाइपलाइन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप छोटे छोटे ट्रक या वेसल का इस्तेमाल कर रहे हो LNG को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट है CDP सुरक्षा प्लेटफॉर्म। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फार्मर्स स्पेशली हॉर्टिकल्चर फार्मर्स को प्रमोट करने के लिए और हॉर्टिकल्चर फार्मर्स को डायरेक्ट बेनिफिट देने के लिए CDP सुरक्षा प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। ठीक है, सुरक्षा का मतलब क्या है, सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्सेज अलोकेशन नॉलेज एंड सिक्योर हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है हॉर्टिकल्चर फार्मर को सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जिसका नाम है CDP सुरक्षा। इसमें ई-रूपी के फॉर्म में जो हॉर्टिकल्चर फार्मर्स हैं उनके अकाउंट में ये ई-रूपी का वाउचर भेजा जाएगा। मोबाइल के में SMS के जरिए, मेल के जरिए, QR कोड के जरिए ई-रूपी ट्रांसफर किए जाएंगे। अभी ई-रूपी कैसे काम करता है, तो ई-रूपी कुछ इस तरीके से काम करता है, आप इसको ऐसा ले लीजिए कि एक आपके पास QR कोड या एक वाउचर आया है जिसका प्राइस है आपका 5000 रुपीज। ठीक है, ये आपके SMS के जरिए आ सकता है, आपके पास QR कोड के जरिए आ सकता है। अब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो जो कि रजिस्टर्ड एक हॉस्पिटल है, ठीक है, और आपको वहां पर ट्रीटमेंट कराना है, आपने ट्रीटमेंट कराया और आपका जो बिल बनता है लगभग 3000 रुपीज का बिल बन जाता है। तो आप क्या करोगे, जनरली हॉस्पिटल के पास जाओगे और ये जो QR कोड है या फिर SMS है वो आप दिखा दोगे, तो आपका जो 5000 का बैलेंस है इससे डिडक्ट हो जाएगा और 2000 रुपए आपके अभी भी वाउचर बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ई-रूपी वाउचर बेसिकली काम करता है। डन इतनी चीजें। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे आर्टिफिशियल रीफ के बारे में। तो इंडिया सेकेंड एवर इंस्टॉलेशन ऑफ आर्टिफिशियल रीफ, तो पहला इंस्टॉलेशन पौंडीचेरी में हुआ था एंड सेकेंड जो इंस्टॉलेशन डिप्लॉय किया गया है वो वर्ली कोलीवाड़ा महाराष्ट्र या मुंबई में किया गया है, जिसके अंदर 210 आपको आर्टिफिशियल रीफ्स देखने को मिल जाएंगी जो कि कंक्रीट से बनी होती हैं और इसको बेसिकली पानी के अंदर इंस्टॉल किया जाता है। कुछ समय बाद इसमें क्या होता है, धीरे धीरे एक लेयर चढ़ जाती है और उसके बाद जो छोटे छोटे से प्लैंकटन्स है और फिशरीज है, मरीन लाइफ इसके पास आना शुरू हो जाती है। तो इससे एक हमारा इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम तैयार हो जाता है। ठीक है, तो बायोरॉक टेक्नोलॉजी वॉज इन्वेंटेड बाय द वोल्फ हिलवर्ड्स। ये जो बायोरॉक टेक्नोलॉजी जिसके जरिए हमने आर्टिफिशियल रीफ्स को बनाया है और डिप्लॉय किया है, कॉन्क्रीट से बनी हुई है, ये किसने तैयार की है, वोल्फ हिलवर्ड्स ने की है। इसमें एक बहुत स्मॉल अमाउंट का इलेक्ट्रिकल करंट पास होता है, तो जो आपके पानी में जो कैल्शियम है उसको वो अट्रैक्ट करता है और अट्रैक्ट करके वो कैल्शियम की एक क्लेयर इन कोरल्स के ऊपर चढ़ जाती है, तो एक नेचुरल कोरल की तरह वो दिखने लगते हैं। और जब वो नेचुरल कोरल की तरह दिखने लगेंगे तो छोटे छोटे से मरीन लाइफ इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। क्लियर है, क्योंकि लगातार जो हमारे पास कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके कारण कोरल ब्लीचिंग हो रही है और जो हमारे मरीन इकोसिस्टम के लिए खतरा है। नेक्स्ट है इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट इंक्रीज 23.6% टू $29.12 बिलियन इन FY24। तो रिसेंटली हमें यहाँ पर डेटा पता चलता है। देखिएगा मार्च मंथ जो होता है, अप्रैल मंथ एक्चुअली, मार्च मंथ में आपका पुराना फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है और नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। तो पुराने फाइनेंशियल ईयर में किस किस सेक्टर में क्या क्या ग्रोथ हुई, ऐसा डेटा वो पब्लिश करते रहते हैं। तो उसी सेक्टर में हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हो चुका है 23.6% से, और 2023-24 में हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट रहा है वो $29.12 बिलियन का आपका देखने को मिल जाएगा। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने इस डेटा को पब्लिश किया और हमने जो सबसे ज्यादा यहाँ पर एक्सपोर्ट किया है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का वो कहाँ पर किया है, USA, UAE, नीदरलैंड, UK और इटली में किया है। ये बात यहाँ पर रिपोर्ट में कही गई है। इसके अलावा हमारा जो दवाइयां हैं या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसमें भी ग्रोथ रजिस्टर की गई है 10% की। 2023-24 में हमने $28 बिलियन का फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट किया है। कितना किया है, $28 बिलियन का। ठीक है, ये बात यहाँ पर कही गई है। और जो टॉप डेस्टिनेशन है वो कौन कौन सी है, अमेरिका, ब्रिटेन और नीदरलैंड आपको देखने को मिल जाएंगे। डन। अब इंडिया का टारगेट है कि हम अपना फार्मास्यूटिकल जो एक्सपोर्ट है वो $130 बिलियन करना चाहते हैं बाय 2030।
अभी कितना है, 28 है, 28 बिलियन डॉलर। करना कितना है, 130 बिलियन डॉलर करना है 2030 तक। अब आता है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ इंडिया। हमारे देश की अभी कैपेसिटी कितनी है और टारगेट कितने का है वो हम देख लेते हैं। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने अपना डेटा पब्लिश किया और कहा कि 2023-24 में हमने 21% अपने जो एग्जिस्टिंग रिन्यूएबल एनर्जी थी उसका 21% और ऐड कर लिया है। ठीक है, ये बात इन्होंने कही, मतलब 2023-24 में हमने टोटल 18.48 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी अपने पोर्टफोलियो में ऐड ऑन की है। जब ये ऐड हो गया तो ऐड होने के बाद हमारी जो टोटल इंस्टॉल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी पहुंच चुकी है वो 76.37 गीगावाट की पहुंच चुकी है। इतना ऐड किया, इतना ऐड करने के बाद इतनी कैपेसिटी हो गई है। पर हमारा टारगेट ये नहीं है, हमारा टारगेट है हमें 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करनी है 2030 तक। अभी कितनी है, 76 गीगावाट की आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, डन। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमीशन। रिसेंटली न्यूज में है क्योंकि इन्होंने अपना लोगो और अपना मोटो चेंज किया है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका फॉर्मेशन 1919 में किया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर काम करता है ये। ठीक है, इन्होंने माई जीओवी प्लेटफॉर्म पे एक कंपटीशन रखा था और कहा था कि आप लोग लोगो हमें भेजो। उनमें से एक लोगो बेसिकली सिलेक्ट कर लिया गया और ये लोगो किसका है, शौर्य प्रताप सिंह का है जो कि दिल्ली से है और जो कि इस कंपटीशन के विजेता रहे हैं। अब अगर आप इसके मोटो को देखेंगे तो मोटो है यत्र इतिहासम भविष्यम संरक्षिता, मतलब वेयर हिस्ट्री इज प्रिजर्व फॉर द फ्यूचर। ये इसका आपको मोटो देखने को मिलेगा। और लोगो में आपको ये लोटस की पेटल्स देखने को मिलेंगे और आपको मिडिल में अशोक स्तंभ देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक और पोर्ट जो न्यूज में जिसका नाम है विजिंगम पोर्ट। विजिंगम पोर्ट आपको तिरुवनंतपुरम केरला में देखने को मिलेगा और ये इंडिया का पहला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन गया। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट ने इसको अप्रूवल दिया है। ठीक है, अब ये जो विजिंगम पोर्ट है आपका तिरुवनंतपुरम में, ये जो पोर्ट है इसे अडानी ग्रुप बेसिकली हैंडल करता है, मैनेज करता है। और ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का ये मतलब होता है कि यहाँ पे आप एक शिप से दूसरे शिप पे डेस्टिनेशन में जाने से पहले आप क्या कर सकते हो, कार्गो को चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये विजिंगम पोर्ट है और यहाँ पे छोटे छोटे देशों से कई सारे शिपमेंट्स आए हैं और इनका डेस्टिनेशन कहाँ है, सिंगापुर है। तो यहाँ पर छोटे छोटे जो कार्गो शिप्स है उनका माल ट्रांसफर कर दिया जाएगा बड़ी कार्गो में और बड़ी शिप से उसको भेज दिया जाएगा। तो ये कहलाते हैं आपके ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। नेक्स्ट है इंडियाज ई कॉमर्स मार्केट। ई कॉमर्स मार्केट जैसे कि आप फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से या ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं, सामानों को खरीदते हैं, बेचते हैं, ये सब आपका ई कॉमर्स मार्केट कहलाता है। तो इंडिया का जो ई कॉमर्स मार्केट है वो वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट बन जाएगा बाय 2030। ऐसा इन्वेस्ट इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है। इन्वेस्ट इंडिया ने फॉरकास्ट किया है या प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया का जो फॉरकास्ट मतलब इंडिया का जो ई कॉमर्स मार्केट है वो 325 बिलियन डॉलर हो जाएगा 2030 तक। ठीक है, और हमारा जो पॉपुलेशन है ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा है, तो हम वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर बेस बने गए हैं जिसमें हमारे पास टोटल 881 मिलियन यूजर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है ऑन वंदे भारत प्लेटफॉर्म इंडिया टू अनवील 250 MPH बुलेट ट्रेन। तो यहाँ पर जो वंदे भारत का जहाँ पे कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग हुई थी, पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ बनी थी, आपकी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में बनी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ही आपका वंदे भारत प्लेटफॉर्म में ही हम बुलेट ट्रेन को भी तैयार कर रहे हैं और ये बुलेट ट्रेन जो होगी इसकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर की आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये प्रोजेक्ट किसके हाथों में है, तो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंडिया की पहली जो बुलेट ट्रेन है जो अहमदाबाद से मुंबई के बीच में चलेगी उसको एग्जीक्यूट किया जाए। ठीक है, इसके लिए अगर हम देखें तो जापान ने हमें लोन भी दिया है और अपनी टेक्नोलॉजी भी हमें दी है। तो while India is currently relying on Japanese technology for the bullet train that will operate on Ahmedabad to Mumbai line, ठीक है, मुंबई से अहमदाबाद के बीच में से ऑपरेट किया जाएगा और जापान ने इसके लिए हमें एक सॉफ्ट लोन भी दिया है 40,000 करोड़ रुपीस का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर IIT मद्रास के बारे में। सो इंडियाज फर्स्ट मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन फैसिलिटी। अब हमारे जो भी डिवाइसेस होते हैं जैसे कि पल्स रेट चेक करना है, ECG करना है या आपका डायबिटीज चेक करने के लिए कोई डिवाइस है, मतलब अलग अलग हमारे जो मेडिकल डिवाइसेस हैं वो एक्यूरेट है कि नहीं है। अगर एक्यूरेट नहीं होंगे तो आप डिसीज का सही तरीके से पता नहीं लगा पाओगे। तो ये जो सारे डिवाइसेस हैं उनकी भी प्रॉपरली समय समय पे चेकिंग होती रहे। तो ऑन व्हील
यहाँ पे मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन फैसिलिटी को लॉन्च किया है। इंडिया का ये पहला है। किसने? आईआईटी मद्रास ने। तो आईआईटी मद्रास हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन फैसिलिटी ऑन व्हील। द प्रोसेस ऑफ चेकिंग अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टू सी इफ इट इज एक्यूरेट। ठीक है, क्योंकि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 कहता है कि हर एक व्यक्ति के पास अफोर्डेबल प्राइस में हेल्थ केयर फैसिलिटी पहुंचे, तो उसी के डायरेक्शन में ये काम किया गया है। नेक्स्ट है एप्पल एंड क्लीनमैक्स। रिसेंटली एप्पल एंड क्लीनमैक्स ने एक पार्टनरशिप की है और डिसाइड किया है कि एप्पल की जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं इंडिया में, उन यूनिट्स के ऊपर आपका रूफटॉप सोलर पैनल को इंस्टॉल किया जाएगा, जिनकी टोटल कैपेसिटी 14.4 मेगावाट की आपको देखने को मिल जाएगी। और दोनों ही इस डायरेक्शन में काम करेंगे। दोनों ही यहाँ पर मतलब एप्पल और क्लीनमैक्स दोनों ही यहाँ पे क्या करेंगे? फंडिंग करने का काम करेंगे, क्योंकि एप्पल का टारगेट है कि उनकी जो कार्बन न्यूट्रलिटी है वो 2030 तक 0 हो जाए। ठीक है, मतलब वो भारत में जितना भी प्रोडक्शन कर रहा है उसका नेट कार्बन एमिशन क्या कर सके? वो 0 कर सके। अगर हम देखते हैं बाकी अदर कंट्री में एप्पल के ऑपरेशंस, तो एप्पल ने ऑलरेडी 100% रिन्यूएबल एनर्जी अचीव कर ली है ग्लोबल ऑपरेशंस में 2018 में, और इंडिया का टारगेट इनका 2030 का आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सूर्य तिलक प्रोजेक्ट के बारे में। अभी रामनवमी के दिन पे आपने देखा होगा एक घटना हुई थी, और जो रामलल्ला जी का टेम्पल है वहां पर जो रामलल्ला का स्टैच्यू है वहां पर जो सूर्य तिलक था उसने ग्लो किया था। बेसिकली यहाँ पे साइंटिस्ट ने कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है कि जब रामनवमी का दिन होता है तो आफ्टरनून के समय जो सूरज की किरणें हैं वो डायरेक्टली यहाँ पर तिलक में पड़ती है और तिलक ग्लो होता है। ठीक है, जैसे कि पेरिस्कोप हम बचपन में इस्तेमाल करते थे, सिमिलर वैसे ही मिरर और लेंस का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किसने किया है? तो IIA मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के साइंटिस्ट ने किया है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर काम करते हैं। ठीक है, बस प्रॉब्लम यह है कि बार बार आपको ये लेंस और मिरर को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रामनवमी की डेट हर साल अलग अलग होती है, वेरी होती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है अबाउट द IIA, आप इसे पढ़ सकते हैं। हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में देखने को मिल जाएगा, और इनकी कई सारी ऑब्जर्वेटरीज आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि कोडई कैनाल हो गया, कबलूर, आपका गोरी बिदनूर और हैनले, ये सभी इसकी ऑब्जर्वेटरी आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड सिल्वर सर्वे 2024 के बारे में। तो रिसेंटली वर्ल्ड सिल्वर सर्वे 2024 की रिपोर्ट को पब्लिश किया गया, और इसमें पाया गया कि वेदांता ग्रुप की जो कंपनी है हिंदुस्तान जिंक, ये वर्ल्ड की सेकंड जिंक प्रोड्यूसिंग कंपनी है और वर्ल्ड की 3rd नंबर पे सिल्वर प्रोड्यूसिंग कंपनी है। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, अ यूनिट ऑफ वेदांता ग्रुप कंपनी इन जिंक लेड सिल्वर बिजनेसेस, हैज बिकम द 3rd लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर ग्लोबली अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड सिल्वर सर्वे 2024। ऐसा इस रिपोर्ट पे कहा गया। अब हिंदुस्तान जिंक की कई सारी माइंस है, पूरे इंडिया में फैली हुई हैं। तो राजस्थान में आपको एक माइन देखने को मिलेगी जिसका नाम है सिद्धेश्वर खुर्द माइन, और ये वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसिंग माइन है, ऐसा इसमें बताया गया है। ठीक है, इतनी चीजें। और हिंदुस्तान जिंक के चेयरमैन कौन है? प्रिया अग्रवाल हैबर आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक का जो रिसेंटली सिल्वर प्रोडक्शन है वो 746 मिलियन मेट्रिक टन आपको देखने को मिल जाएगा। डन। नेक्स्ट, PEN, पैन का मतलब है पर्सनल एजुकेशन नंबर टू बी मेड मैंडेटरी फॉर स्टूडेंट। रिसेंटली स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट इन द स्टेट, आंध्र प्रदेश के स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कहा है कि आने वाला जो एकेडमिक ईयर है 2024-25 का, उसमें हर एक स्टूडेंट के पास मैंडेटरी है कि परमानेंट एजुकेशन नंबर मतलब PEN नंबर हो। ये यूनिक नंबर होगा और जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम करेगा। ठीक है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि कई बार बच्चे, छोटे बच्चे स्पेशली, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफर होते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स की जॉब लोकेशन चेंज हुई है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, समटाइम प्रॉपर डेटा नहीं होने के कारण, कि प्रॉपर TC नहीं है या अदर डॉक्यूमेंट नहीं है, तो बच्चों का एनरोलमेंट नहीं हो पाता, या तो एनरोलमेंट होने में डिले होता है नए स्कूल में, या बच्चों को ड्रॉप आउट करना होता है। तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम ना आए, एक ही जगह पे बच्चे की कास्ट सर्टिफिकेट, TC, CC, मार्कशीट सब कुछ अवेलेबल हो, इसलिए हर एक स्टूडेंट को एक यूनिक PEN नंबर दिया जाएगा, ऐसा बोला गया है। नेक्स्ट है न्यू FDI रूल फॉर स्पेस सेक्टर नोटिफाइड। कुछ समय पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा था कि हम स्पेस सेक्टर में 100% अप टू 100% तक की FDI इंट्रोड्यूस करते, ऐसा इन्होंने बहुत पहले अनाउंस किया था, लेकिन नोटिफाइड रिसेंटली किया है।
जब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एफडीआई के रूल में कोई भी चेंजेस करती है तो वो फेमा एक्ट के अंदर होता है। फेमा एक्ट मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। इसके अंदर ही आप एफडीआई के नियम कानून में चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो चेंजेस हुए हैं वो डायरेक्टली हम उस बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से अप टू 100% आपको एफडीआई देखने को मिलेगी 3 अलग अलग ग्रुप्स में। पहला है, अगर कोई कंपनी है जो कि सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन से रिलेटेड है तो आपको यहाँ पर 100% तो एफडीआई अलाउ है, लेकिन अप टू 74% आप ऑटोमेटिक रूट से आ सकते हो। लेकिन अगर किसी कंपनी को, किसी विदेशी कंपनी को भारत की किसी कंपनी में जो कि सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उसमें अगर आपको 74% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करना है ना तो आपको गवर्नमेंट रूट पे आना पड़ेगा, मतलब गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी। सेकेंड क्राइटेरिया होता है, अगर कोई कंपनी है जो लॉन्चिंग व्हीकल से एसोसिएटेड है, लॉन्चिंग व्हीकल जैसे कि पीएसएलवी वगैरह बना रही है, तो उस केस में आपको अप टू 49% तक की एफडीआई अलाउ है। अगर उसके ऊपर जाना है तो गवर्नमेंट रूट से जाना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई कंपनी है या कोई फॉरेनर कंपनी जो भारत में आके अपनी खुद की पूरी कंपनी बनाना चाहती है, कहां पर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट एंड सिस्टम, तो उसमें आपको अप टू 100% तक की एफडीआई अलाउ है। नेक्स्ट है इंटरग्लोब टू ब्रिंग एयर टैक्सी इन 2026। इंटरग्लोब इंटरप्राइजेस एक पेरेंट कंपनी है किसकी, इंडिगो की, और इन्होंने एक यूएस बेस्ड आर्चर एविएशन है उसके साथ मिलकर एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है कि हम 2026 तक इको फ्रेंडली एयर टैक्सी सर्विसेज की शुरुआत करेंगे। और पहली जो हमारी सर्विस होगी वो दिल्ली से गुरुग्राम के बीच में चलेगी और 7 मिनट में इस रास्ते को कवर कर लेगी। आने वाले समय में हम दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में इन सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे, ऐसा इंडिगो ने कहा है। नेक्स्ट है नोटो आईडी। नोटो का मतलब क्या है, यहाँ पे नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन आईडी। कोई भी व्यक्ति अगर ऑर्गन डोनेट करता है या कोई व्यक्ति ऑर्गन को रिसिप्ट करता है तो हर एक केस में हर एक ऑर्गन की क्या होगी, एक यूनिक आईडी होगी जिसको नोटो आईडी कहा गया है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमारे देश से कमर्शियल ऑपरेशन बहुत ज्यादा हो रहे हैं और स्पेशली इसका फायदा फॉरेन जो लोग होते, फॉरेनर जो होते, वो फायदा लेते हैं, इंडिया से ऑर्गन को वो मंगा लेते हैं वहां पर। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सके हम, तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैज इशूड द डायरेक्टिव टू एलिमिनेट कमर्शियल डीलिंग इन ऑर्गन स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग फॉरेन सिटीजन्स। इसलिए यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया है कि हर एक ऑर्गन के लिए हमारे पास क्या होगी, एक नोटो आईडी होगी और जो हमारा हॉस्पिटल होगा वो नोटो की वेबसाइट पे जाके हर एक ऑर्गन की एक आईडी क्रिएट करेगा। तो कोई डेथ पर्सन है, कोई डेड बॉडी है जो कि ऑर्गन डोनेट करने के लिए उन्होंने अप्रूवल दिया होगा तो वो तो पहले से ही पोर्टल में रजिस्टर हो जाएंगे। कोई पर्सन है जो कि लिविंग है और वो अपने ऑर्गन को डोनेट करना चाहता है, समटाइम होता है ना कि घर में ही फैमिली में हम किडनी वगैरह डोनेट कर देते हैं, तो उस केस में आपको 48 आवर्स का समय दिया जाएगा आपका ट्रांसप्लांटेशन से पहले और आपको नोटो आईडी जनरेट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये बात यहाँ पे कही गई है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी साइंड एमओयू विथ फ्रांस स्टारबर्स एरोस्पेस। तो यहां पर देखेंगे रिसेंटली राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी ने फ्रेंच स्टारबर्स एरोस्पेस के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है और ये एग्रीमेंट क्या है कि हम एरोस्पेस डिफेंस के सेक्टर में नया इनोवेशन करेंगे। अब इनोवेशन करने के लिए पैसा भी लगता है तो दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम एक वेंचर कैपिटल फंड भी बनाएंगे जिसमें आपको 100 मिलियन यूरो का फंड देखने को मिलेगा और इस फंड का इस्तेमाल हम डिफेंस, सिक्योरिटी, इनोवेशन टेक्नोलॉजीज में बेसिकली करेंगे। इसके अलावा एक और बात कही है कि जो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी है यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करेगी जिससे भारत के जो डिफेंस सेक्टर है उसको हम उसके जो प्रोडक्ट है उनको एक्सपोर्ट भी कर सके। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम एक ट्राइब के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है शोम्पेन ट्राइब। शोम्पेन ट्राइब आपको अंडमान एंड निकोबार से देखने को मिलती है और ये आपका पीबीटीजी कम्युनिटी की ट्राइब है और इस ट्राइब की अगर सेंसस देखेंगे 2011 की तो इनकी टोटल काउंटिंग कितनी है, 229 इनकी टोटल काउंटिंग देखने को मिलेगी। पहली बार इस ट्राइब के 7 लोगों ने 7 पर्सन ने लोकसभा इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है तो मुझे लगता है कि शोम्पेन ट्राइब एग्जाम में बन सकती है। सिमिलर आपको एक और ट्राइब देखने को मिलती है ब्रू कम्युनिटी जो कि त्रिपुरा से बिलोंग करती है और ये भी आपकी पीबीटीजी कम्युनिटी और इन्होंने भी पहली बार लोकसभा इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है। हमारे देश में टोटल 75 पीबीटीजी कम्युनिटी आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक, नेक्स्ट है इंडियाज लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक अनवील्ड एट CSIR हेडक्वार्टर फॉर अर्थ डे सेलिब्रेशन। 22 अप्रैल का दिन था, हमने अर्थ डे सेलिब्रेट किया तो यहाँ पे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने अपने हेडक्वार्टर नई दिल्ली में यहाँ इंडिया की सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक को अनवील किया है। ये क्लाइमेट क्लॉक बेसिकली टेम्परेचर बताती है, हमारा AQI बताती है, PM कितना है, वो सारी चीजें ये बताने का काम करती है। इसका मकसद क्या है, टू रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द क्लाइमेट चेंज एंड इट्स एडवर्स इम्पैक्ट।
ठीक है। CSIR की बात करें तो 1942 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर काम करती है। इनके भी कई सारी लेबोरेटरी एंड ऑब्जर्वेटरी सेंटर्स है। तो ये छोटी सी लिस्ट है जो आपको पढ़नी होगी, क्योंकि आप अगर देखेंगे पिछले 5 साल के पेपर तो यहां से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिल गए होंगे। जैसे कि पूछ लेता है कि CSIR नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, तो आंसर हो जाएगा लखनऊ में है। अगर आपसे पूछ लिया नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी कहाँ है, तो आंसर हो जाएगा जमशेदपुर में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी कहाँ है, तो ये गोवा में आपको देखने को मिल जाएगी। नेशनल इंस्टीट्यूट या सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो लखनऊ में है। तो आपको ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। मैच द कॉलम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इरिडा के बारे में। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम करने वाली कंपनी है इरिडा, और इसको नवरत्न कैटेगरी स्टेटस में शामिल कर दिया गया है, ठीक है। इरिडा में मिनिस्ट्री के जो स्टेक है या गवर्नमेंट की जो स्टेक है वो 75% है। कोई कंपनी अगर नवरत्न कैटेगरी में शामिल हो जाती है तो वो 1000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकती है, जिसके लिए इन्हें गवर्नमेंट की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इरिडा के अलावा अगर आप देखेंगे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इरिडा के अलावा HFL नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड और हुडको को भी नवरत्न कैटेगरी स्टेटस दिया गया है। अब हमारे देश में टोटल 19 नवरत्न कंपनीज मिल जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है अबाउट द नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, जिसका फॉर्मेशन 23 अगस्त 1974 को हुआ था, ठीक है। और ये हमारे देश में मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल के अंदर तो काम करती है और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है यूरिया का। और आपको तो हमारा टारगेट पता है कि हम 2025 से यूरिया को इम्पोर्ट नहीं करेंगे, ऐसा मनसुख मंडाविया ने कहा है। फिर हम बात करेंगे हुडको मतलब हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बारे में। इसका फॉर्मेशन 25 अप्रैल को हुआ था 1970 में, और बेसिकली ये हमारे होम लोन प्रोवाइड करने का काम, होम फाइनेंसिंग करने का काम बेसिकली ये करती है। आपको ये लिस्ट मिल जाएगी PDF में, जिसमें आपको ये पूरी 19 कंपनीज देखने को मिलेंगी जो कि आपकी नवरत्न कैटेगरी कंपनी में आती हैं। जैसे कि अभी हमने कुछ देर पहले NMDC के बारे में बात की थी, याद आया? NMDC मतलब नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। वैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं इरिडा, NFL और हुडको, ये टोटल 19 कंपनी है जिनके पास नवरत्न कैटेगरी है। तो ये थे अप्रैल मंथ के जो एकदम टॉप मोस्ट हेडलाइंस थी, टॉप मोस्ट न्यूज थी, उनको मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है, ठीक है। बाकी फर्दर डिटेल के लिए डेली करंट अफेयर्स तो होता ही है, बट यहाँ से आपका मोटा मोटा 80% तो कवर हो जाता है, और वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, इंडिया एंड यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन रिसेंटली हेल्ड टॉक टू फॉर्मली स्टार्ट नेगोशिएशन फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंडिया और EEU मतलब यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन फ्री एग्रीमेंट जो होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उस पे नेगोशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि बताइए यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन EEU में कौन सा पार्ट नहीं है, कौन सी कंट्री पार्ट नहीं है? 4 कंट्रीज आपको दिख रही है, अर्मेनिया, बेलारूस, किर्गिस्तान और मंगोलिया। कौन सा पार्ट नहीं है? आपको सही आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। और अगर आंसर नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो, जिसमें हम इंटरनेशनल न्यूज को कवर करेंगे, और इंटरनेशनल न्यूज में हम इस पार्ट को भी कवर करने वाले हैं, ठीक है। अगर पता है तो बिल्कुल आंसर आप कर सकते हैं। अगर आप डेली करंट अफेयर्स देखते हैं तो मुझे लगता है आपको आंसर पता होगा, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखेंगे और जाते जाते लिंक को शेयर जरूर कर देंगे। टेक केयर।